बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। सैटरडे का दिन है, वीकेंड है और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें मौसम की तो मौसम जो है वो काफी हद तक चेंज हो चुका हुआ है। और इसके साथ आपको पता है कि मुल्तान में कल जो है इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच रहा। उस हवाले से हम देखें तो बड़ा ही अच्छा मैच रहा, बड़ा दिलचस्प मैच रहा, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन जो एक कमी नजर आई वो स्टेडियम में लोगों का वहां पर इकट्ठे होना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन जो है वो टिकट्स का फ्रॉड भी किया, कुछ लोग शामिल नहीं हो सके और कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा सख्त इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से स्टेडियम में वो रश नजर नहीं आ सका, वो शायकीन नजर नहीं आ सके जिस तरह हम समझ रहे थे कि एक मुल्तान में एक मेगा इवेंट जो है वो होने जा रहा है। वैसे तो मेगा इवेंट है लेकिन उस लिहाज से जिस तरह लोगों की एक दिलचस्पी होती है, मैच देखने के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो उस तरीके से नजर नहीं आया। बहरहाल फिर भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्तान के लिए बड़ा एक अच्छा मौका है कि लोगों ने इस हवाले से कि यहाँ पर इंटरनेशनल टीम आई और एक अच्छा मैच जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग वहां पहुंच नहीं सके वो लोग टीवी पर एंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ साथ जनाब हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी रशीद सलीमी साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर मलिक महबूब कादिर, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ जनरल फिजिशियन भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बढ़कर किसी और चीज का कोई किरदार नहीं होता। आप देखते हैं कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपने इल्म की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं बल्कि कौमें अगर तरक्की करती हैं तो वो इल्म की बुनियाद पर करती हैं। आप अगर अपने माशरे को देखेंगे, एक शख्स वो होगा कि जिसमें जुस्तजू और लगन नहीं होगी, इल्म हासिल करने का शौक़ नहीं होगा। एक वो शख्स होगा कि जिसमें इल्म हासिल करने का शौक़ होगा, जज्बा होगा। आप कुछ सालों के बाद देखेंगे जो इल्म का शौक़ रखने वाला है वो अपने बचपन के लोगों से और अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल मुनफरिद हो जाता है, ख़ास हो जाता है। तो उसकी जो ख़ासियत है, खुसूसियत है और उसकी जो इनफरादियत है, उसकी वजह उसका इल्म है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियादी बात ये बयान कर दी कि इल्म ये मर्द और औरत, यानी मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत, उन पर इल्म फ़र्ज़ है। यानी इल्म का तलब करना ये फ़र्ज़ है। और ये जो इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के बुनियादी मामलात हैं उनके मुताल्लिक हमें इल्म हासिल करना चाहिए, नॉलेज हमें लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर अगर हम ये शौक़ रखते हैं कि मज़ीद इल्म हासिल करें तो हमें मज़ीद इल्म भी हासिल करना चाहिए। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो इल्म अता किया वो इल्म वही, यानी यकीनी इल्म अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को अता किया। और फिर उसी की रोशनी है जो इस कायनात में फैलती चली जाती है। कायनात की तहकीक है और अल्लाह की तलाश है, खुदा की तलाश है, हकीकत की तलाश है। ये सब कुछ इल्म कहलाता है। अगर आप अपने दिन को इस अंदाज से गुजारें कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें तो आप यकीन कीजिए कि आप कुछ अरसे के बाद ये महसूस करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आप पे बड़ी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रशीद साहब, क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मुल्तान के हवाले से फिर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह इंग्लैंड की टीम जो है वो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान वापस आई और एक बड़ा अच्छा इवेंट जो है वो मुल्तान में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खेल जो खेला गया कल, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। कल जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट शुरू हुआ तो ये थोड़ी सी मैं वजाहत भी कर दूं कि मुख्तलिफ चैनल पर गलत खबर अपने फिगर दिए जा रहे हैं। ये इंग्लैंड की टीम 16 साल के बाद पाकिस्तान नहीं आई, 17 साल के बाद। 17 साल के बाद आई।
ये 2005 में उसने मुल्तान का दौरा किया था और मुल्तान में टेस्ट हुआ था। तो जो मुल्तान का टेस्ट जो है वो पाकिस्तान ने 22 रन से इंग्लैंड से जीता था। ये अपने वो टेस्ट हुआ। इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि ये मुल्तान स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। मुल्तान स्टेडियम की बुनियाद 1980 में रखी गई। तो इब्तदाई तौर पर जिन लोगों ने इस स्टेडियम के लिए काम किया उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, क्योंकि मैं 14 साल तक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का सदर रहा। जी बिल्कुल। हमने जाकर इस पर 62 लोगों का कब्जा था। 25 एकड़ ये जगह थी, उस पर कब्जा किया हुआ था। वो कब्जा फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने छुड़वाया। तो ये सारा उस वक्त इब्तदाई जिन्होंने कब्जा लिया सारा कुछ, उन जो इब्तदाई टीम थी उसमें जुनैद इकबाल, तारिक महमूद जो मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर रहे, होम सेक्रेटरी भी रहे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे, वो इब्तदाई काम करने वालों में थे। तो 80 से इसका स्टार्ट हुआ, फिर दरमियान में रुकावट बन गई। तो ये आकर 2000 में ये स्टेडियम मुकम्मल हुआ। नासिर महमूद खोसा मुल्तान के कमिश्नर थे, जो चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो उनकी ज़ाती कोशिश की वजह से ये स्टेडियम की तकमील हुई और ये इस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम में इसका शुमार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद इस स्टेडियम में इस वक्त 6ठा टेस्ट खेला जा रहा है। ये 6ठा टेस्ट है इस स्टेडियम में जी। और इससे पहले एक ही टेस्ट खेला गया था, वो कासम बाग स्टेडियम में था, जो कि 14 से 17 दिसंबर 1980 में खेला गया था। तो उस वक्त वहां सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ, 1 डे हुए, 3 डे हुए, बाकी ये हुए। तो इसमें जो पहला टेस्ट है जो खेला गया, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया जी। ये खेला गया 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर ये टेस्ट हुआ। और इसकी तारीखी हैसियत इस हिसाब से है कि ये पहला टेस्ट इस स्टेडियम में हुआ और पाकिस्तान की टीम ने ये टेस्ट एक इनिंग और 264 रन से जीता। एक तो ये इनफरादियत है और दूसरी इनफरादियत उस पहले ही टेस्ट की ये थी कि किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने एक ही इनिंग में उनके खिलाड़ियों ने 5 सेंचुरियां की हों। तो इसमें 5 सेंचुरियां हुई और पाकिस्तान की तरफ से 101 स्कोर किया सईद अनवर ने, 102 स्कोर किया मोहम्मद यूसुफ ने, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के चीफ कोच हैं, 1003 स्कोर किया इंजमामुल हक ने, 103 स्कोर किया इंजमामुल हक ने, 104 स्कोर किया तौफीक उमर ने और 110 स्कोर किया अब्दुल रज़ाक ने। सही। तो ये 5 सेंचुरियां इसमें हुई। और उसमें ये है कि वकार यूनुस हमारे पुराने फास्ट बॉलर हैं जी। तो उनकी 6 विकेटें भी इसमें शामिल हैं। तो ये पहला ही टेस्ट बड़ा शानदार हुआ। उसके बाद फिर 2003 में पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ, वो भी पाकिस्तान ने जीता। उसके बाद फिर मार्च 2004 में इंडिया की टीम आखिरी मर्तबा पाकिस्तान के दौरे पे आई। तो ये टेस्ट यहां खेला गया। तो उसमें इंडिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 1 इनिंग और 52 स्कोर से शिकस्त दी, जिसमें उनके वीरेंद्र सहवाग जो उनके ओपनर थे उन्होंने 309 स्कोर किया और तेंदुलकर ने 194 स्कोर किया। उसके बाद फिर ये 2005 में ये टेस्ट हुआ, ये जो इंग्लैंड का हमारा मैच हुआ जी। उसके बाद फिर ये है कि उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का मैच हुआ। तो 2006 में वो वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो इस तरीके से कासम बाग स्टेडियम में एक टेस्ट हुआ
और यहाँ ये छठा टेस्ट हो रहा है। सही। और ये जो इसमें जो अपने जाहिद लड़के ने जो परफॉर्मेंस दी है, तो अपने 114 स्कोर देकर इसने 7 विकेटें हासिल की हैं। GW उनका टेस्ट था, पहले ही टेस्ट वो खेल रहा था। पेशावर से ही बिलोंग करता है लड़का, तो लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट सारी कराची खेलता है। तो ये है कि इसमें इससे पहले 1964 में पाकिस्तान के बॉलर थे आर भट्ट, उन्होंने डेब्यू टेस्ट पे 89 स्कोर देकर 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की। उसके बाद फिर ये है 1969 में हमारे ऑफ स्पिनर थे नजीर जूनियर, उन्होंने 99 स्कोर देकर 7 विकेटें हासिल की। सही। उसके बाद फिर ये है कि मोहम्मद जाहिद जो हमारा फास्ट बॉलर था, वो गग्गू मंडी से ताल्लुक़ रखता था, मैं उनको मुतारफ कराने वालों में भी शामिल हूँ। सही। तो उसने सिर्फ 49 स्कोर देकर 7 विकेटें हासिल की थी जी। उसका भी डेब्यू था। उसके बाद फिर शाहिद आफरीदी ने 82 स्कोर देकर 5 विकेटें हासिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में। सर आपकी माशाल्लाह हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं आपकी यादाश्त को कि आपने हर चीज को ऐसे। उसके बाद मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें न्यूजीलैंड के खिलाफ ली। सही। उसके बाद फिर ये है कि हमारे खानेवाल से लड़का था शबीर, फास्ट बॉलर था जी बिल्कुल, उसने जनाब उसने भी 5 विकेटें हासिल की थी डेब्यू टेस्ट पे। तो ये वो खिलाड़ी हैं, लेकिन चूंकि अब ये एक ही इनिंग हुई है जी, तो जाहिद ने 7 विकेटें ले ली हैं। मुझे उम्मीद है कि 4-5 विकेटें वो और लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर जाएगा कि किसी खिलाड़ी ने डेब्यू टेस्ट पे अपने इतनी विकेटें नहीं। बिल्कुल कर। कैसा लगा आपको इधर की सर की हिस्ट्री चेक की आपने? नेम जाहिद है इब्रार? जी इब्रार था, इब्रार तारिक। हाँ जी, इब्रार ने 7 विकेटें जो है वो हासिल की और उसके बाद जो है गेम चेंज हो बड़ी मेमोरी है। हाँ जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह जब भी आते हैं क्रिकेट से रेलिवेंट सुनने को मिले। आपने भी मैच देखा, एंजॉय किया? लाइव तो नहीं देखा, जस्ट टेलीविजन और उसके साथ जो है सोशल मीडिया। ये दूसरे लेग स्पिनर हैं जिन्होंने 5 से ज्यादा विकेटें ली हैं। इससे पहले शाहिद अफरीदी ने ली थी, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, तो ये भी लेग स्पिनर है। सही। अच्छा मजीद भी आपसे जानते हैं, आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे शुगर के हवाले से। सबसे पहले तो शुगर के बारे में जान लेते हैं ना कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। शुगर कह लें कि पाकिस्तान में इसका जो एक तादाद बताएं तो समझें कि ये जो सेहत का शोबा है इसमें इमरजेंसी होनी चाहिए। इस हवाले से मैं आपको अगर फिगर बताऊं तो IDF हमारा एक यूनिवर्सल इदारा है जो कि हमारे फिगर शो करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि शुगर का तनासब कैसा है। तो हाँ। उसमें IDF ने कहा है कि जी हर 10 में से एक बंदे को शुगर है। लेकिन अगर पाकिस्तान का डाटा अगर लिया जाए प्रॉपर तो उसमें हर 4 में से एक बंदे को शुगर है। जो 3 लोग बच जाते हैं उनमें से 2 लोगों को प्री डायबिटीज होता है, जिनको रिस्क होता है भी शुगर हो जाएगी इन फ्यूचर, तो एक बंदा बचा हुआ है। तो इस हवाले से 33 मिलियन पीपल शुगर से शिकार हैं। तो जो फिगर पाकिस्तान ने IDF के अंदाजे के मुताबिक 2030 में अटेन करना था वो भी अटेन कर लिया उसने, और पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पे शुगर के लिहाज से है। तो शुगर इस लिहाज इतनी बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर हमें प्रॉपर करने की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस देने की जरूरत है ताकि इससे बचा जा सके, कंट्रोल किया जा सके और इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर की जा सके। सही। अच्छा एक तो हम शुगर के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले तो ये बात जहन में आती है ना, शुगर का भी यही कहा जाता है कि एक खतरनाक बीमारी है, मतलब आपको वक्त के साथ साथ ये भी आपके जिस्म को खाती रहती है, इसके जो असरात हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसकी इंसानी जिस्म पे कितने मुज़र असरात हैं? जी शुगर के इंसानी जिस्म पे पूरे जिस्म को ये मुतासर करती है। अगर ये अनकंट्रोल ले कुछ लंबे अरसे तक 8 से 10 साल लग जाते हैं। शुगर अगर सही तरीके से ट्रीट ना हो, मालिश से इसकी तशखीस प्रॉपर ना हो, और ये कह लें कि दिल के लिहाज से कहें कि दिल का अटैक का सबब बनती है, खून की नालियां होती हैं। इसी तरह खून की नालियां जो दिमाग को सप्लाई करती हैं उसके जरिए फालिज का रिस्क बढ़ जाता है।
सही। इसी तरह खून की नालियां जो हाथ पाँव को सप्लाई कर रही होती हैं, उनमें अगर क्लॉट या वो नैरो हो जाएं तो शुगर में ये तकरीबन ज़्यादा बढ़ जाता है खतरा। तो हाथ पाँव नीले पड़ सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, पाँव काटने भी पड़ सकते होते हैं। इसी तरह जिस्म के जो अदर अज़ा हैं, जैसे मैदा है, अब लंबा अरसा गुजर जाए तो खुराक हाजमे में मसला होता है, तो ऐसे मरीज पेट अफारा, गैस, डकार आना, बदहाजमी, इस तरह की कैफियत भी उनको रहती है, शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि अमूमन तो हम देखते हैं ना हमारे स्टमक के बड़े इश्यूज आजकल तो, बिल्कुल, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा चल गए हैं, हेल्दी डाइट की तरफ, हम ऑर्गेनिक चीजों ये भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज की तरफ ले जाने में। सही, जो फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल है और कह लें कि सब्जियों का इस्तेमाल कम पड़ गया है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम पड़ गया है, और जो एक हमारा एक दूसरा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हम ऑफिसेज में अक्सर बैठे रहते हैं, या कोई बैंकर हैं वो बैंक जॉब में 6 बजे तक बैठे रहते हैं, और जो डेली एक्सरसाइज नहीं करते उनमें रिस्क बढ़ जाता है। इस तरह शुगर आंख के पर्दों को, गुर्दे को भी मुतासर करती है, जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, और गुर्दे खराब हो जाए तो गुर्दे वाश की नौबत भी आ सकती है। सही, तो इवन के ट्रांसप्लांट की नौबत भी आती है इस वाले से। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अगर किसी को शुगर हो जाती है तो आप क्या समझते हैं, क्या फिगर है, उसके बाद अगर उसको क्रॉस करे तो आपको इंसुलिन और फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है? इसमें जो तशखीस के लिहाज से है ना कि खाली पेट शुगर 110 से ज्यादा हो, 1 से 2 दफा अगर चेक करें, खाने के बाद 200 से ज्यादा है, और 7 अलामात हैं जैसे भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा है, खुश्की ज्यादा हो रही है, ये हैं क्लासिकल सिम्टम जो कि 70 से 80% लोगों में पाई जाती हैं। सही। और 30% ऐसे लोग हैं जिनमें ये अलामत नहीं होंगी। वो कहेंगे जी हमारी टांगों में दर्द है, हमारे पास आउटडोर बेसिस पे आते हैं कि हमें हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, पता नहीं चलता। अच्छा जी, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा, सलेंसर पे पाँव लग गया, जल गया, पता नहीं चला। तो इस तरह की अलामत के साथ जनरल बॉडी में दर्द के लिहाज से, कह लें थकावट के लिहाज से, अनड्यू बॉडी में फील करते हैं, आके चेक करते हैं, या उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर शुगर निकल आती है। तो 200 से ज्यादा हो खाने के बाद, साथ ही अलामत हों, खाली पेट 110 से ज्यादा हो और 7 अलामत हों, तो हम उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं भाई आपको शुगर है। फिर हम असेसमेंट करने के लिए कि शुगर कब से है, तो उसमें एक 3 महीने का टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं। तो वो एक एस्टिमेशन देता है कि 3 से 6 महीने के दौरान पेशेंट की शुगर रही तो कितनी रही। तो वो फिगर भी कह लें कि 7 तक हम रखते हैं कि 7 तक होना चाहिए, 6.5 से 7, 6.5 से ज्यादा है तो डेफिनेट उसे भी शुगर है। तो उनको हम फिर गाइड करते हैं कि जी शुगर का इनिशियली 50% ट्रीटमेंट इलाज तो कह लें कि डाइट है, परहेज कह लें, मीठे से रोटी, चावल, आलू, इनमें बहुत ज्यादा शुगर पाई जाती है। इसी तरह लेकिन वो कहते हैं रोटी के बगैर तो रह नहीं सकते। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि ये नहीं है कि आप हर चीज छोड़ दें। शुगर का जो मरीज हैं वो कहते हैं जी हमारे लिए तो हर चीज बंद हो गई, फ्रूट भी बंद हो गए, रोटी भी बंद हो गई, मीठा नहीं खा सकते, कुछ भी इस तरह कुछ भी नहीं खा सकते, सारी चीजें कुछ हद तक ले सकते हैं, यानी कि चख सकते हैं जायके के तौर पे कह लें। अगर उनका शुगर अच्छा कंट्रोल है तो ले भी सकते हैं। तो हम उन पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि 40-50% ट्रीटमेंट आपके अपने हाथ में है। सही। तो ये चीज एक लैकिंग है हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में भी, लोगों को इस बारे में गाइड नहीं करते कि डेली 30 मिनट से 45 मिनट्स वॉक कर लें। एरोबिक एक्सरसाइज की ऐसी एक्सरसाइज जिसके साथ थोड़ा पसीना भी आए बॉडी में। सही। ये नहीं है लेजीपन के साथ चलें। और कुछ खवातीन कहती हैं हम तो सारा दिन घर में काम करती रहती हैं, फिर लेकिन आइडियल जो है ना वो एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा डाइट प्लान है, उसमें मीठे से परहेज है, सही, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल है, फ्रेश फ्रूट कुछ हद तक हर मौसम में, जैसे आजकल है तो आज सेब, अमरूद कुछ हद तक डेली बेसिस पे ले सकते हैं। केला, खजूर, अंगूर में बहुत ज्यादा शुगर है, ये नहीं लेना, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब जब कंट्रोल हो जाए तो फिर एक बनाना भी आप ले सकते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक एक आध खजूर भी ले सकते हैं। लेकिन ये खजूर एक रेमेडी के तौर पे भी जब शुगर अचानक लो हो जाती है तो फौरन इस्तेमाल करने के लिए भी हम गाइड करते हैं। सही। तो 50% तो हो गया इनका डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल प्लान, और जो नेक्स्ट 50% में उसमें कुछ टेबलेट्स आती हैं, सही, कुछ इंसुलिन आती हैं, कुछ लेटेस्ट भी चीजें आ चुकी हैं कि हफ्ते में 1 दफा दवाई लगाएं जनाब। अच्छा, तो ये भी एक लेटेस्ट उसमें है। और एक आजकल मल्टीमीडिया में एक सोशल मीडिया टिकटॉकर्स लोग कह रहे हैं कि जी एक ऐसी दवाई आ गई है शुगर 3 साल के लिए खत्म, इसके ऊपर भी एट द एंड बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो इनिशियल शुगर लेवल को देखते हुए हमें कुछ एक गोली तजवीज़ करनी पड़ती है। और इसमें भी मैं अपने इस सोशल मीडिया के थ्रू बताना चाहूँगा, हमारे
शुगर के मरीज निश्तर में इनका फ्री इलाज होता है और 5 to 700 पीपल आते हैं जिनको हम इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, उनका प्रॉपर चेकअप होता है डेली बेसिस पे उनकी आंखों का मुआयना, पाँव का मुआयना, तो उसकी सहूलियात भी उसी हमारे आउटडोर में मौजूद है। सही, ताकि वो आए, उनका हर चीज वहीं पे चेक हो और उनका इलाज शुरू हो सके। जो कहते हैं वही ना कि आपने बीमारी से पहले जो है वो अपने एहतियात बेहतर है, जितनी आप एहतियात करेंगे, जितना आप हेल्दी अपने डाइट अपनाएंगे, उतना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सही। तो मजीद भी आपसे जानेंगे सर, जिस तरह अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम के हवाले से, आप क्या इंग्लैंड की टीम जीतेगी या पाकिस्तान की टीम जो है इस फॉर्म में है और अच्छा खेल रही है तो वो जीतेगी? क्या पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं कि इस लिहाज से है कि अगर 100 रन की लीड अगर पाकिस्तान ने ले ली तो फिर इंग्लैंड के लिए उसको फेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इब्तिदा में जो फर्स्ट इनिंग की लीड जो होती है वो बाद में काउंट करती है। तो ये चूंकि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के और बहुत अच्छी बॉलिंग करके इब्रार ने ये सारा बहुत अच्छा शो किया है और उनके टॉप के जितने दुनिया के माने हुए बैट्समैन हैं उनको उसने जनाब चकरा के रख दिया। तो इस लिहाज से ये है कि अब जैसे इनकी गेम चल रही है और इस वक्त बाबर आजम और शकील दोनों वहां खड़े हैं, दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो इस चीज का चांसेस ज्यादा हैं कि पाकिस्तान बड़ी लीड ले लेगा और उसके बाद फिर उसको इंग्लैंड के लिए फेस करना मुश्किल हो जाए। सही। तो मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम कदरे खुशगवार और साफ दिखाई दे रहा है। अगर आज मुल्तान के मौसम को देखा जाए तो आज मुल्तान में पिछले 2-3 दिनों से धुंध में नुमाया कमी देखी गई है। इसी तरह से अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत आज 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 87% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर आज मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है, जो कि 151 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर आज मुल्तान में देखा जाए कि मुल्तान पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में कहां पर स्टैंड कर रहा है, तो आज मुल्तान पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। इसी तरह से अगर आइंदा आने वाले दिनों की बात की जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा धुंध का राज था, जिसकी वजह से फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुअत्तल था, जिसकी वजह से मोटरवेज को भी बंद किया गया था। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध की शिद्दत में तो इजाफा होगा, मगर इतनी हद तक इजाफा नहीं होगा कि फ़िज़ाई ऑपरेशन को मुअत्तल किया जा सके या मोटरवेज को बंद किया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी पेशगोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा सर, जिस तरह अभी नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए यंगस्टर्स हैं इस टाइम, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि इस टाइम जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको या उनमें मजीद जो है बेहतरी क्या लानी चाहिए? असल में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम टेस्ट के खिलाड़ी वनडे में खिलाते हैं और वनडे के खिलाड़ी T20 में खिलाते हैं। हम अभी तक इस बात का तयन नहीं कर सके कि किस
शोबे के लिए हमने कौन से खिलाड़ी मुंतखब करने हैं। अब ये जो लड़का इब्रार है जी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अरसे से परफॉर्मेंस दे रहा था, तो इन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। इन्होंने कंसीडर उस वक्त किया कि जब हमारे हारिस रऊफ अनफिट हो गया, नसीम शाह अनफिट हो गया, और उसके बाद जो हमारा टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी था जो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा है अब्बास, उसको फिर भी कंसीडर नहीं किया। तो अब ये है कि अगर ये स्पिनर यानी 10 की 10 विकेटें जो हैं वो स्पिनर ने दी हैं, ये अब बोर्ड को सोचना चाहिए कि हमारा कोई फास्ट बॉलर विकेट क्यों नहीं ले सका, क्योंकि ये बैटिंग विकेट है। मुल्तान की विकेट जो है बैटिंग विकेट है, तो उसमें यह है कि वो बॉलर को भी सूट करती, फास्ट बॉलर को सूट करती है, तो फास्ट बॉलर क्यों नहीं विकेट ले सके। तो ये है कि इसमें यह है कि सारी चीजें ये देखने वाली हैं कि हम एक खिलाड़ी को उस वक्त मुंतखब करते हैं जब हमारे सर पे आ जाती है। तो ये है कि इसमें ये देखने वाली है, पूरी दुनिया की जो बड़े बड़े ममालिक की टीमें हैं उन्होंने सिस्टम ये किया हुआ है कि वनडे का कप्तान अलग किया हुआ है, T20 का अलग है और टेस्ट का अलग है। तो हमारे यहाँ ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ग्रुपिंग है। बाबर आजम साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है, वो ही 4-5 उनके दोस्त हैं, वो जनाब ये है कि वो परफॉर्मेंस दें या ना दें वही खेलें, वो साथ खेलें। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो लड़का 7 विकेटें दे गया। तो जिस तरह आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को नए जो टैलेंट है उनको सामने आना चाहिए, जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिनके बारे में लोग अभी उस तरीके से जो है वो नहीं जानते, अगर वो खेलेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। सही हो गया। अच्छा सर, शुगर के हवाले से आपसे ये जानना चाहूंगी, जो ट्रीटमेंट है वो क्या है और क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? शुगर का जो इलाज है, जब तशखीस हो जाए शुगर की, तो सबसे पहले तो उन्हें हम गाइड करते हैं कि अपने एक्सरसाइज डाइट प्लान को अडॉप्ट करना है, और 50% ट्रीटमेंट का हिस्सा यही है। ठीक है। तो हम उनको कहते हैं कि 3 बिग मील जो आप लेते हो उसकी मिकदार कम कर लें और उसके साथ 3 स्नैक्स लें। लेकिन सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो 10 बजे हल्का सा कुछ कह लें कि टक बिस्किट जो कम मीठे वाले होते हैं। इसी तरह 2 बजे खाना 1 चपाती लेते हैं तो उसे हाफ कर लें। सही। 4 बजे कोई फ्रूट ले लें, कुछ ड्राई फ्रूट ले लें जैसे भुने हुए चने हैं। इसी तरह रात को खाना लिया तो उसकी चपाती की मिकदार कम करते हुए, और रात को 10 बजे कोई दूध मलाई के बगैर इस तरह की चीज़ें हम उनको एडजस्ट कर देते हैं कि आप स्नैक्स की सूरत में छोटे खाने कर लें और बिग मील भी लें, लेकिन उनकी मिकदार कम करें कि एट ए टाइम शुगर ज़्यादा ना बढ़े। अगर शुगर जब तक ज़्यादा बढ़ी रहती है तो एंड आर्गन को मुतासर करती है। सही। तो हम उनका HbA1c टेस्ट करवा लेते हैं, उसके फिगर्स में देखते हैं कि शुगर है कितनी, उस लिहाज से हम फिर एक टेबलेट तजवीज़ करते हैं। तो फिर हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि कम होने की अलामात ये हैं कि जी सर में दर्द होना, ठंडे यख पसीने आना, तो अपने साथ अब रेमेडी रखें कि फ़ौरन कोई मीठी चीज़ ले ली। और आइडियली तो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा टेक्निकली डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करना। एक तो उन्होंने स्कूलिंग जाना होता है और वो बच्चे मल्टीपल टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उनकी शुगर को एडजस्ट करने के लिए हम एक तरीक़ाकार बताते हैं कि दिन में 3 दफ़ा और एक रात को। लेकिन ये सारी बच्चे नहीं अडॉप्ट कर पाते, तो कुछ वो चीज़ें बच्चों का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों की जो है हम उनके जो टीचर्स हैं उनको भी बताते हैं कि इस बच्चे को शुगर है। उसके बैग में शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज़ होती हैं, जाके चॉकलेट कह लें, कैंडीज़ कह लें, कोई शुगर प्री फॉर्म में, ताकि फ़ौरन अगर कुछ हो तो बच्चा ले लें। और कुछ हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनमें एक मिसकंसेप्ट है कि मैं शुगर की गोलियां खा रही थी या खा रहा था तो मेरे गुर्दे खराब हो गए, तो ये ग्लूकोफेज तो मेरे गुर्दे खराब कर देती है। इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे मरीज एक दफ़ा आए ना हमारे पास, चेकअप कराया। पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ा अलमिया है कि फॉलो अप नहीं है। पुअर कंट्री की वजह से लोगों का ट्रैवल करना मुश्किल है, घर पे वो चेक भी नहीं करते। एक दफ़ा शुगर की दवाई ली, 10-15 दिन बाद चेक की, शुगर बेहतर हो गई तो दवाई छोड़ दी। अच्छा, फिर कभी कभी लेना शुरू कर दी कि अब मेरी कंट्रोल है शुगर। तो ऐसे मरीज हमने देखे हैं वो फिर किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, जैसे आंख के पर्दे उनके मुतासर हुए होते हैं, पाँव सूजे हुए होते हैं,
कभी हाथ पांव सुन इतनी मिकदार में हो जाते हैं कि ठंडे गर्म का पता नहीं चलता। नमाज पढ़ने जाते हैं जी, मस्जिद का फर्श गर्म था, लिटरली हमने देखे हैं कि उन्होंने वहां पे नमाज नहीं ली, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये गर्म है, फिर पता चला जी पांव जले हुए। तो इस लिहाज से हमने गाइड करते हैं कि शुगर का कंट्रोल होना मस्ट है। सबसे अच्छी दवाई ही ग्लूकोफेज है दुनिया में स्टिल अभी तक। और ये कह के कैटेगरीज बनाई गई हैं कि अगर पेशेंट का वजन ज्यादा है तो उस लिहाज से कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, अगर पेशेंट की शुगर के साथ साथ उसको दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसमें सबसे अच्छी कौन सी दवाई है, इन कैटेगरीज के तहत हम ट्रीट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम उनकी अफोर्डेबिलिटी देखते हैं सही कि वो कम अज कम जो दवाइयां हम तजवीज करें वो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, वो लेते रहें। सही। अगर वो हम एक उनकी कंडीशन को देख के मीन्स के मैटर भी देख, कार्डियक इशू है, सारा कुछ, ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करें जिनका पर डे एक्सपेंस ही 3-4 क्योंकि हम तो ये देखते हैं ना, यहाँ हमारे पाकिस्तान का अलमी है, यहाँ तो हमारी बेसिक चीजें ही बहुत महंगी हैं, इलाज ही इतना महंगा कर दिया गया है। अब कोई भी मेडिसिन हम लेने जाएं तो वो आपको कम से कम 1000-1200 से ऊपर ही मिलेगी, मिलती है। नहीं और आपको मिलेगी। ये अलमिया है कि ड्रैप ने कभी चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा, ये डॉलर रेट फ्लक्चुएट के तो कंपनी ने अपनी मर्जी से रेट्स इंक्रीज करते गए। अच्छा, निश्चित में भी हम देखें इंसुलिन का हमेशा एक रहा कि बहुत सारे लोग जो है वो इंसुलिन पे हैं। अच्छा, फिर इंसुलिन का ना मिलना और उसकी बाइस जो है वो फिर ज्यादा आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 500 से 700 लोग इंसुलिन लेने आते हैं। लेकिन इस दफा इंसुलिन अभी शॉर्ट हुई पड़ी है। हमने डिफरेंट डोनर से रिक्वेस्ट करके हमारे वाइस चांसलर साहब ने इश्योर करवाया कि हम वो इंसुलिन अवेल कराएंगे। वो हो भी रही है, टेंडर भी हो गए, मल्टीपल फिर भी आ जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पेशेंट्स की। बिल्कुल ऐसा है। निश्तर के जो इस टाइम हालात है वहां पर तो क्योंकि हर बंदा यही देखता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, तो चलें आप निश्तर जाके आपको इजीली जो है मेडिसिन मिल जाएगी। निश्तर मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ काफी सारे लोग सुन रहे होंगे, निश्तर का शोबा। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको क्या ना धूप की रहती है शुगर की वजह से, शुगर है 200-250 से 300 तक, और पत्थरों में रहता है, ये जो है ना जोड़ में दर्द रहती है। 250-300 तक उनकी शुगर जाती है। और क्या मसला है आपको? पट्टों का खिंचाव है आई थिंक। और मैं भी ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, जिस्म सुन हो जाता है और इस हवाले से। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? कौन सी दवाई ले रहे हैं शुगर के लिए इस वक्त? मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं आप इकबाल साहब? ये ठीक है। वजन कितना होगा आपका? वजन है 40 से 45 तो कभी आपने गुर्दों का या आंख के पर्दों का कोई चेकअप करवाया? हाँ, चेकअप 2-3 कराया है, एक ऑपरेशन भी करवाया। अच्छा, जिनके मोती आ गया, सफेद मोती आ गया था। फिर वही हालत है। अच्छा इकबाल साहब, अभी आपके इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं तफसील के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, कॉलर थे, उनका जवाब। आपने जो बताया ना जी, वो डाइनल टेबलेट ले रहे हैं, तो वो 5 मिलीग्राम में, और उसके साथ जो उसका शुगर लेवल है वो 250 है। तो ये डेफिनेट ज़्यादा हैं, और इस ज़्यादा होने की वजह से उससे कॉम्प्लिकेशन भी हैं। जिस तरह उन्होंने बताया, आँखों का धुंधलापन, हाथ पाँव सुन्न हो जाना और जिस्म में दर्द, ये न्यूरोपैथी की अलामत हैं। इट्स मीन्स कि उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है। एक तो वो अपना, उसे इकबाल साहब को हम तजवीज़ करेंगे कि एक तो अपना वो परहेज़ करे। अगर वो मीठा, चावल, बड़ा गोश्त और रोटी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करता है तो उसको कम कर दे। फ्रूट्स, सब्जियां और आधा पौना घंटा रोज़ाना की वर्जिश इसके साथ, इस टेबलेट के साथ ऐड करें, और अपनी शुगर को दूसरे तीसरे दिन मॉनिटर करें। तो खाली पेट शुगर 110 और खाने के बाद 180 मैक्सिमम जो एक टारगेट है ना जी, वो मेंटेन रखनी चाहिए। फिर भी नहीं कवर हो रही तो अपने करीबी मॉलेज से एक दफ़ा चेक करवा के ब्लड प्रेशर वगैरह, तो आम तौर पे ग्लूकोफेज अवेलेबल होती है हर जगह पे, तो उसको एक गोली ऐड ऑन कर लें।
ग्लूकोफेज टेबलेट खाने के साथ या खाने के फ़ौरन बाद डाइनल के साथ अगर ऐड कर लेगा ठीक है। तो ये इफेक्टिव रहेगा, बेहतर रहेगा। लेकिन जो अलामात वो कॉम्प्लिकेशन की बता रहा है उसे आइडियली हमारे निश्तर आना चाहिए। यहाँ पे आंखों का मुआयना, सारे टेस्ट मौजूद हैं, एक चेकअप भी हो जाएगा फिजिकली, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सजेस्ट कर पाएंगे कि एक HbA1c भी हो जाएगा। सही। तो उसको फिर हम सजेस्ट कर पाएंगे कि आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन कौन सी करनी है, टेबलेट्स कौन सी आपके लिए इफेक्टिव है और क्या टारगेट्स अपने अपने रखने हैं ताकि वो इन मजीद पेचीदगियों से बच सके। सही। आप क्या समझते हैं वैसे शुगर के पेशेंट्स जो है वो कितने टाइम बाद अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए? हाँ जी, और कौन से करवाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये इनको पता होना चाहिए। जो शुगर के मरीज हैं साल में हर 3 माह बाद तो अपना HbA1c जरूर कराएं। ठीक है। वो एक मॉनिटरिंग टूल है कि इनका शुगर लेवल 3 महीने के दौरान कितना फ्लक्चुएट करता रहा। तो इसमें भी अभी लेटेस्ट बहस चल रही है कि जो है ना अकेला इसके ऊपर इन्हिसार ना किया जाए। मसलन 3 महीने, उनमें से 1.5 महीना शुगर उनकी बिल्कुल ठीक रही, अगले 1.5 महीने में थोड़ी डिस्टर्ब रही, एवरेज उसकी नॉर्मल आ जाएगी। और जितना अरसा डिस्टर्ब रही तो वो फिर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करेगी। ये कॉलर, हाँ एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अयूब साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुगर का मरीज हूँ, डॉक्टर से क्योंकि मैं इंसुलिन भी लगाता हूँ, कभी कभार इंसुलिन के साथ शुगर लो हो जाती है, मैं बेहोश हो जाता हूँ और 4-5 दफा मैं बेहोश हो जाता हूँ और पत्थरों में दर्द नहीं जा रहा, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। मेरे पट्टे बहुत छिकाव पैदा होता है, बहुत दर्द होता है, मैं पूरी रात नहीं सो पाता। अच्छा वो पर्सनल नंबर हो तो मुझे वो करा भी मैं इनसे टेस्ट ला लेता हूँ। कुछ पूछना चाहेंगे? अयूब साहब नाम? हाँ जी, हाँ जी। अयूब साहब, आपकी खाली पेट और खाने के बाद शुगर कितना रहती है? वो मेरे पास मशीन नहीं है, मैं तो लेबोरेटरी चेक कराता हूँ सर। अच्छा, वो कितना रहती है भैया? शुगर कभी कभार 500 के ऊपर भी चली जाती है, कभी 400, 500, 300, 400-500 पे चली जाती है। तो जाहिर तो बहुत शुगर। चले आपको तफसील से हम जवाब देते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। वो कहता है कि मैं चेक भी करवाता हूँ और शुगर मेरी 300-400 प्लस रहती है। और फिर वो बेहोश भी हो जाते हैं। बेहोश भी हो जाते हैं। इट्स मीन कि इतना हाई होती है। अच्छा, 500 पे जाना तो ये एक अलार्मिंग। हाँ, और इस लेवल के साथ अक्सर मरीज बेहोशी के साथ हमारे पास आते हैं। उनमें पानी की बहुत कमी हो जाती है और गनूदगी सी होती है। फिर हम उनके टेस्ट कराते हैं, उनको हम कम से कम 24 से 48 घंटे अपने अंदर एडमिट करके उसको प्रॉपर पानी की जो कमी होती है वो रिप्लेस करते हैं, इंसुलिन की कमी होती है वो रिप्लेस करते हैं और वो सारा कुछ। तो अयूब साहब को हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे, जिस तरह उसके पट्टों में दर्द हो रहा है और 400 शुगर है, तो इसका मतलब है उसे शुगर की जिस्म के ऊपर जो मुज़र असरात हैं वो अपेयर होना शुरू हो गए हैं। और ये अपेयर होते हैं 5-7 साल 8 साल, जब शुगर कंट्रोल बिल्कुल ना रहे तो वो फिर जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो अपनी दवाई की एडजस्टमेंट कराए कि जितनी मिकदार ले रहा है उसको हमने कितना बढ़ाना है, कम करना है। और इस 400 के साथ हमने असल में डायरेक्ट मेडिसिन बताना एक प्रॉब्लमेटिक ये है कि लोग उसी को पकड़ लेते हैं और खाते रहते हैं ये प्रॉपर डॉक्टर से आप हमारे हमारे पास सहूलत है कि आउटडोर में हम डेली बेसिस पे एक हमारी सर्विसेज देते हैं। आए अपना चेकअप करवाए, अगर जिस तरह पट्टों में दर्द है इसी तरह अगर गुर्दे मुतासिर हुए तो अल्टीमेटली हमें ऐसी दवाई सजेस्ट करनी पड़ेगी जो गुर्दों के लिहाज से भी इकनॉमिक हो। दूसरा, उससे हमें ये भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो इंसुलिन है वो यहाँ से ले जाता है, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है, तो वो ऐसे पानी तो नहीं लगा रहा। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इस तरह चीजों को आपने डॉक्टर को जो है चेकअप करवाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। वालेकुम सलाम जी, एहसन साहब हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी सैयद हसन नकवी मैं बोल रहा हूँ रहीमिया खान से। जी जी, मैं कम से कम 25-30 साल शुगर का पेशेंट हूँ और मैं इंसुलिन लगाता हूँ 70-30। ठीक है। या एम्बुलिन आम भी मिल जाती है तो मैं वो भी लगा लेता हूँ। तो मैं TMH में लगाता हूँ इधर रहीमिया का। तो मेरे पाँव बड़े सुन है, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। सही, आप कुछ अच्छा, नकवी साहब कितने अरसे से शुगर है? 30 साल कह रहे हैं। 30 साल से। तो अक्सर आप जब 52, 30, 2
ये सारी खाने के बाद रहती है या खाली पेट होती है इतना? ये खाने के बाद जी। अच्छा, तो आपके ख्याल में खाने के बाद जी। अच्छा, वैसे आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में कितना होनी चाहिए शुगर आपकी खाने के बाद? उठी नहीं से अपनी आवाज सुन रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि हम लोगों का बिल्कुल अभी ये वाला सेगमेंट जो है खत्म होने वाला है। जवाब दे दीजिएगा प्लीज अभी इसके बारे में जो इनकी भी स्टिल वही क्वेश्चन है कि उनकी शुगर लेवल हाई है, जो उनको पाँव सुन हो रहे हैं, ये न्यूरोपैथी के अलामात हैं। तो एक तो अपना शुगर की जो इंसुलिन ले रहे हैं उसके कुछ यूनिट बढ़ाएं, ठीक, 2 से 4 यूनिट सुबह, 2 यूनिट शाम, तो साथ मॉनिटर करें। और पाँव जलन के लिए कुछ सप्लीमेंट अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं, ताकि कोई प्रीगैबलिन साल्ट में या कोबालमिन साल्ट में कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करा लें, ताकि वो उनका नामने बेहतर हो। और फिर इसको जो सजेशन ये है कि नंगे पाँव ना चले ये, और अपना खुद एहतियात करे। बाइक पे बैठता है तो खुद से, इसे नहीं पता चलेगा कि पाँव सिलेंसर पे गया है, पता नहीं चलेगा। सही। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। ठीक है तो सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत सारे सवाल ऐसे रह भी गए, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज ये है कि शुगर के मरीज अपना साल में 3 दफा HbA1c, साल में 1 दफा गुर्दों का टेस्ट, साल में 1 दफा आंखों का मुआयना, साल में 1 दफा पाँव का मुआयना, खुद से तो वैसे ही डेली बेसिस पे करें, लेकिन डॉक्टर से जरूर करवाएं। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस दुआ करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए जी, और करप्ट लोगों से हमारी जान छूट जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर लियाकत अली अंसारी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं आज हमारे साथ अली हमजा, जो कि यूट्यूबर व्लॉगर भी हैं और उसके साथ साथ फिल्म मेकर एंड एडिटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हो? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं सर से एक न्यूट्रिशन, माँ और बच्चे की सेहत पर आज हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन के हवाले से बात होगी। मजीद डिटेल जो है वो डॉक्टर साहब हमें खुद बताएंगे कि किस तरह माँ और बच्चे का की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ अली से हम जानेंगे थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के हवाले से, इनके काम के हवाले से, किस तरह ये काम कर रहे हैं, व्लॉग्स जो हैं वो किस किस्म के बनाते हैं, उस हवाले से इनसे आज बात होगी। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, माशाल्लाह। पहले तो हमें इस प्रोग्राम के हवाले से बताए ना, एक तो IRMNCH क्या है, ताकि लोगों को भी पता चल सके, इस हवाले से बताइएगा। मैडम बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट मुल्तान से है। तो बेसिकली जो है ना मुल्तान के CO हेल्थ जो है उनके अंडर जो है ना ये बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना चल रहे होते हैं। तो उसमें हमारा जो IRMNCH डिपार्टमेंट और न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये एक यूनिक डिपार्टमेंट है, और बेसिकली ये प्रिवेंटिव सर्विसेज देता है माँ बच्चा सेहत के हवाले से, और जो ग़िज़ाइयत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है। तो इसका हमारा जो हेड ऑफिस है वो लदा से जो है ना लाहौर में जो है ना है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना ये चल रहा है। सही। तो बेसिकली जो है इन IRMNCH बिल्कुल ये इसके एब्रीवेशन काफ़ी थोड़ा लेंथी है। तो इंटीग्रेटेड मैटरनल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो इसको उर्दू में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं माँ बच्चा सेहत और ग़िज़ाइयत प्रोग्राम। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जिसको हम एड्रेस करते हैं। बेसिक जो है ना वो MCH सर्विसेज हैं। सही। MCH सर्विसेज जो है ना ये बेसिकली ऑलरेडी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट तो दे रहा, और ये हमारे बहुत से बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स भी हैं, उसमें तहसील हेडक्वार्टर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हैं,
हमारी सिंपल जो है ना डिस्पेंसरीज भी हैं और MCH सेंटर्स भी सिटी में हैं। ठीक है। लेकिन उसको बूस्ट अप करने के लिए और ख़ास तौर पे उसको 24/7 सर्विसेज देने के लिए डिपार्टमेंट की बड़ी सर्विसेज हैं और विद द कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल नेशनल एंड इंटरनेशनल NGOs, स्पेशली UNICEF, WHO, JICA and other multiple NGOs, they are involving in to proceed and promote these activities. उसमें हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा उस पर जानना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारी जो मुल्तान में बुनियादी मरकज़ से जो है ना वो काम कर रहे थे सुबह 8 से 2 बजे तक। तो इस तरह हमारे जो रूरल सेंटर हैं वो राउंड द क्लॉक सर्विसेज दे रहे थे, हमारे THQ में भी राउंड द क्लॉक। लेकिन जो हमारी देहाती जो हमारे पेरिफेरी है उसमें ये 2 बजे सेंटर बंद हो जाते थे। तो IRMNCH के थ्रू हमने ये किया है कि इन सेंटर्स को वहाँ पे जो MCH सर्विसेज हैं उसकी राउंड दी क्लॉक हमने कर दी है। इस वक्त जो हमारे 82 जो है हमारे बेसिक यूनिट्स हैं जिनमें से 53 जो हैं वो 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं और 14 सेंटर जो है ना इंशाल्लाह नियर बाई जो है वो दिसंबर के बाद उनको भी हम अपग्रेड कर देंगे। सही। उसमें जो अमला है वो भी IRMNCH जो है ना वो डिप्यूट करता है, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स हैं, उसकी मेडिसिन है, वो IRMNCH जो है ना उसको प्राइमरीली जो है ना उसको देख रहा होता है। उसके इंडिकेटर्स को, हमारा मकसद क्या है कि जो हमारा पेरिफेरी में गरीब लोग हैं उनको वहाँ पे डोर स्टेप पे जो है ना वो सर्विसेज जो है ना मिल सकें और जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं माँ के हवाले से या बच्चा के हवाले से, तो उनको डोर स्टेप पे वहीं पे जो है ना उनको आगाही मिल सके, उनको ट्रीटमेंट भी मिल सके। इसके साथ साथ हमारा एक जो प्रोग्राम है जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी ऐसे ही है कि ऑलरेडी जो है ना वो तमाम सेंटर्स पे जो है ना वो सर्विसेज चल रही थी, लेकिन IRMNCH के तहत हमने तमाम सेंटर्स जो कि 24/7 हमने किए हैं उन पे जाना एक OTP साइट बनाई है कि आउटडोर थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हैं जहाँ पे जाना बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है अंडर 5 चिल्ड्रन की, और बाकायदा उसमें हमारा एक प्रोसीजर है, उसमें मेजरमेंट है, उसमें उसकी मेजरमेंट करके हम एक टैबलेट जो है ना उसमें ऑलरेडी डिज़ाइंड सिस्टम है उसमें जो है ना वो पैरामीटर डालते हैं, तो वो खुद जो है ना टैब हमें बताता है कि ये बच्चा जो है ना आया मेल न्यूट्रिशन का शिकार है या नहीं है। नहीं, ठीक। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि इस हवाले से हम देखते हैं कि हमारे जनूबी पंजाब में न्यूट्रिशन के हवाले से बड़ी देखा जाता है कमी पाई जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, माँ में भी और बच्चे में भी आजकल तो हम जो देख रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं। मेरा एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो एक सर्वे जो ना हुआ उसमें 38% हमारी मेल न्यूट्रिशन जो है ना अंडर 5 चिल्ड्रन में मिल रहे हैं। और सही उसमें ख़ास तौर पे इस मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें फिर ग्रोथ जो है रिटार्डेशन होती है जिसको हम स्टंटिंग कहते हैं। बच्चे जो है ना वो कमज़ोर भी और छोटे कद के रह जाते हैं। तो आजकल ऐसे हम ये देख रहे हैं बच्चों की उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही जिस तरह ग्रोथ पहले होती थी बच्चों की, और उस हवाले से हाइट में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है। और के साथ साथ आप बात करें अगर उनके ग़िज़ाइयत के हवाले से तो वो भी इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आती। इसमें मज़ीद भी बात करते हैं। अली, सबसे पहले तो ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया है व्लॉगिंग करते हुए? मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था 2019 में। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने वाज इन 10th क्लास। हमारी क्लास के 2 लड़के थे जो ना YouTube के बारे में बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। एक कहता था आज मेरे 69 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, दूसरा कहता था मेरे 70 हो गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक लड़के से पूछा, यार ये YouTube है क्या, आप सब्सक्राइबर्स के बारे में बातें कर रहे होते हो? तो फिर उसने मुझे बताया कि ये एक YouTube चैनल है, यहाँ से अर्निंग भी होती है। और फिर उसने मुझे बताया कि इसको उसने मुझे ब्लॉग्स के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया कि अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सारा जो है ना वो कवर अप करके YouTube चैनल पे अपलोड करें और वो एक अच्छा ब्लॉग बन जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और पहला व्लॉग मैंने बनाया था वो इधर रूही चैनल के बनाया था। मैं आया था 2020 में। अच्छा। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बना था और क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग था मैंने ट्राई किया था बट नहीं बना। उसके बाद फिर मैंने इस तरह
बाकी जगह पे भी फिर फर्स्ट व्लॉग मैंने बनाया था वो मैंने अपनी कज़न के बर्थडे का व्लॉग बनाया था और वो फर्स्ट व्लॉग था मेरा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं व्लॉग बनाता गया और काफ़ी जो है ना वो एक्सपीरियंस भी मिलता गया, टैलेंट भी आता गया और एडिटिंग काफ़ी जो है ना इम्प्रूव हुई। तो अब जो है ना वो एडिटिंग भी अच्छी हो गई है, अभी फिल्म मेकिंग भी आ गई है, अभी वो माइंड काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, तो अभी व्लॉग्स अच्छे बनते हैं। ये बताओ यूट्यूब पर भी कितने फॉलोअर्स हैं? अभी 1 लाख हो जाएंगे 2030 में, लेकिन अभी 2030 में अच्छा, लेकिन अभी 1.15 के हैं। ठीक है, हाँ तो ये तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, तो हाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है? व्लॉग अब अच्छा अभी मिल रहा है। आप नहीं समझते कंटेंट सब एक ही चीज पर लग गए हैं, कुछ नहीं, डिफरेंट देखिए, होना चाहिए कुछ? ऐसा सब व्लॉग्स बनाते हैं लेकिन हर लड़के का कंटेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं हूं ना, व्लॉग्स कुछ डेली व्लॉग्स होते हैं, हर बंदा अपने टाइप के व्लॉग्स बनाता है, लेकिन जिस तरह मैं व्लॉग्स बनाता हूँ मैं डेली व्लॉग्स भी नहीं बनाता। और मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ ना, मेरा एक ही माइंड होता है जब व्लॉग अपलोड हो ना, तो जो मेरी ऑडियंस जो मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, वो फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें, वो ये ना कहें कि यार मजा नहीं आया व्लॉग का। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ कि जो है ना 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद अपलोड करूँ, लेकिन मैं एडिटिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो करने की कोशिश करता हूँ। एडिटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस, एडिटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। यूट्यूब चैनल पे मेन चीज है ही एडिटिंग। वीडियो कोई भी बना लेता है, ठीक है, कैमरा हर किसी के पास है, वो बना लेंगे वीडियो, लेकिन आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। वो सबसे ज्यादा। देखें, अगर आप बहुत सी वीडियोस ऐसे लोग अपलोड कर देते हैं लेकिन उन पे व्यूज नहीं आते, उनका फेस वैल्यू नहीं बनता, क्यों? क्योंकि उस पर स्टोरी टेलिंग नहीं होती। अगर हम अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं तो हमें सबसे फोकस करना चाहिए होगा एडिटिंग पे और स्टोरी टेलिंग पे, कि आप किस तरह जो है ना अपने व्लॉग को ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो ये सबसे मेन चीज होती है। एडिटिंग में सबसे फोकस एडिटिंग पे करता हूँ। ठीक है, तो YouTube के हवाले से ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल, अब तो खैर YouTube की बहुत सारी पॉलिसीज भी मेरे हमें चेंज हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा उस हवाले से का अर्निंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो अभी अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है? YouTube पे तो मुझे अर्निंग अभी बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन मैंने YouTube पे आके ही एडिटिंग सीखी है, तो एडिटिंग के थ्रू जो है ना मैंने अर्निंग की है। मैंने बहुत से लोगों को एडिटिंग भी करके दी है और उनसे चार्जेस भी लिए हैं, इवन के आउट ऑफ कंट्रीज के लोगों को भी मैंने एडिटिंग करके दी है, लेकिन ये भी मैंने किसी को बताया नहीं है, ये सिर्फ अभी यहाँ पे सब बता रहे हो, मतलब सबको बता रहे हो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बता रहे। अच्छा, ये बताओ कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको YouTube चैनल बनाने के लिए, क्या करना चाहिए? YouTube चैनल के लिए सबसे पहले जो मेन चीज है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप पब्लिक में जाते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से शॉट लेना है और आपको पता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो पब्लिक वाली जो वीडियोस होती है ना वो ज्यादा देखती है कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा है या किस तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो पब्लिक में जाके जब कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो कॉन्फिडेंस एक जो है ना वो सबसे जरूरी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। उसके बाद वहीं पे बात आती है एडिटिंग। एडिटिंग मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, और जो मेरा टाइम ड्यूरेशन था ना, अगर मैंने 10 मिनट की वीडियो अपलोड की ना तो मेरा ड्यूरेशन तब जब मेरा स्टार्टिंग ईयर था तब 1 और 2 मिनट्स का बनता था। अगर मैंने 25 मिनट्स की वीडियो पोस्ट की, पहले मेरा ऐसा था कि मैं लेंथ बढ़ाता था कि मेरा वॉच टाइम बढ़े, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं कहता हूँ मेरी वीडियो छोटी हो लेकिन फुल इंटरटेनमेंट वाली हो, ताकि 1 सेकंड भी जो है ना वो ऑडियंस बोर ना हो। अच्छा, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है ज्यादा इंटरटेनमेंट के हवाले से इन चीजों को देखना पसंद करते हैं, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है और अगर आपका काम अच्छा है तो डेफिनेटली फिर आपको लोग देखते भी हैं और आपको फिर सब्सक्राइब भी करते हैं, जो हमेशा हम एक बात करते हैं यूट्यूब चैनल पे आके हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं ना इस पे ये भी है कि आजकल के जो न्यू यूजर्स है ना वो आते हैं और पहले 30 मिनट में वो ये कहने लग जाते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, कमेंट करें, और फिर आगे वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले आप जो स्टार्टअप चीज आपने जो आपने वीडियो में बनाई है ना, आप वो पहले इंट्रो लगा दें कि इस वीडियो के अंदर होगा क्या, क्योंकि आज के 2022 में सबको पता है सब्सक्राइब क्या होता है और लाइक क्या होता है, कमेंट होता है। अगर वो वीडियो अच्छी है वो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा, तो खुद ही आपको सब्सक्राइब कर लेगा। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और जो ऑडियंस होती है वो भी जरा सा बोर हुई ना उसने चले जाना है। हाँ, मतलब इस बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल एक चीज का जो है ना वो नोट करना पड़ता है। और यहाँ पे म्यूजिक भी बहुत फोकस किया जाता है। मैं म्यूजिक पे भी बहुत जो है ना वो फोकस करता हूँ। जिस तरह की वीडियो है ना शॉर्ट है, अगर उसके मुताबिक अगर साउंड है ना
तो वो फिर वो जो शॉट है ना वो बहुत अमेजिंग बन जाता है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो म्यूजिक के बगैर जो है ना आपकी वीडियो अधूरी है। बिल्कुल। आप उससे फिर अच्छे एंटरटेन नहीं हो बिल्कुल सकते ऐसे हैं। ही अभी देखे ना, अगर मैंने वीडियो बनाई है इमोशनल, अगर मैं उसमें जो साउंड है वो मैं फास्ट लगा दूंगा तो वो बिल्कुल भी मैच अप नहीं करेगा। अगर इमोशनल शॉट है तो इमोशनल ही अगर बैकग्राउंड म्यूजिक होगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और साउंड इफेक्ट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है इंटरटेनमेंट। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते और फिर आप अपनी वीडियो जो है अपलोड, क्योंकि एक मेहनत होती है, मैं समझती हूँ यूट्यूब के लिए भी आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, एक टीम की जरूरत होती है, या आप खुद अकेले काफी हैं? मैं अकेले ही हूँ, अकेले सब पे भारी है, मतलब अकेले भी इंसान काम कर सकता है। लेकिन बात यह है कि आपको अपने काम के साथ सिंसियर होना बड़ा जरूरी है और चीजों की ट्रिक्स का पता होना चाहिए कि कब किस टाइम। अच्छा, जो यूट्यूब चैनल बना के और आपने क्या टाइम होता है कि अच्छा ये वाला टाइम बेस्ट है, इधर इस टाइम जो है आपको वीडियो अपनी अपलोड कर लेनी चाहिए, हफ्ते में कितनी वीडियोस होनी चाहिए? ये है कि जो रेगुलर वीडियोस होती है ना वो सही रहता है, ताकि आपकी ऑडियंस जो है ना वो आपके साथ इंटरेक्ट में रहती है। ठीक है। लेकिन अगर वो मंथली अगर वीडियोस पोस्ट करेंगे ना तो एक तो ऑडियंस भी काफी वेट करती रहती है। मेरा यही सीन है मेरी वीडियो काफी लेट आती है। हाँ। क्योंकि मैं एक्चुअली साथ में एजुकेशन भी मेरी साथ में है, तो फिर वो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं इसी वजह से वीडियो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं पेंडिंग पे, मैं जल्दी करके वो अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन मेरा वहीं पे मेन फोकस आता है एडिटिंग पे। मैं कहता हूँ अगर वीडियो अपलोड करनी है ना तो एक तगड़ी सी वीडियो अपलोड करनी है, ताकि जो ऑडियंस है ना वो नेक्स्ट टाइम भी वो मेरा व्लॉग का वेट करे। वही ना, ये चीजें जो है होती हैं कि आपने अपने काम के साथ, अच्छा फिर ये बड़ा एक मैं कहती हूँ मुश्किल टास्क भी होता है, आपने ये चीज करना होता है ऑडियंस को स्पेशली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हाँ, अगर अच्छा काम होगा तो ऑडियंस भी आपको अप्रिशिएट करेगी और आगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब से भी जानेंगे, वैसे आजकल डॉक्टर हजरात भी है तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाए हुए हैं, साथ साथ उनको भी अवेयरनेस के हवाले से कि ताकि लोगों तक, व्यूवर्स तक। ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें बहुत सारे हमारे स्पेशलिस्ट हजरात ने जो है ना ये शुरू किया है कि वो मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस सेशन जो है ना वो और अपना जो मैसेज है, की मैसेज है किसी भी डिजीज़ के बारे में वो डिलीवर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है प्रिवेंटिव सर्विसेज में IRMNC है, ये भी यही काम करता है। हम पूरा साल जो है ना उसमें देखें, चाहे वो माँ है, चाहे बच्चा है, चाहे न्यूट्रिशन के हवाले से है, मुख्तलिफ हम अवेयरनेस सेशंस हम कर रहे होते हैं। जैसे हम साल में एक दफ़ा जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ना वो मनाते हैं। अच्छा। उसका मकसद यही होता है कि हम डोर टू डोर ये मैसेज जो है ना हम डिलीवर करें। और मैं यहाँ पे जो है ना हमारे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है मेरे डिपार्टमेंट का वो बहुत स्ट्रांग, और जो कि कह रहे हैं इस प्रोग्राम की जो बैकबोन है वो है लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लोग जो है ये सब कुछ इस काबिल होते हैं कि हम अपना मैसेज कोई भी हेल्थ के हवाले से स्लोगन है, कोई मैसेज है तो वो हर घर तक पहुंचाते हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैडम बताना चाहूँगा कि मुल्तान में इस वक्त मेरे पास 1850 लेडी हेल्थ वर्कर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में काम कर रही हैं, और उन हर लेडी हेल्थ वर्कर जो है उससे 1300 से लेकर 1500 की आबादी वो उसको रजिस्टर करती है और उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। और उस 1500 की आबादी को वो मतलब तकरीबन 150 से 200 घर बनते हैं। अब 150 से 200 घरों में वो महीने में वो अपना टूर प्लान बनाती है कि 15 से 20 घर मैंने डेली चेक करने हैं। जब वो उस घर में जाती है तो हेल्थ इश्यूज, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी है, चाहे हामला खातून है, एडोलेसेंट गर्ल है, चाहे वो उनका कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई ऐसा बीमार है जिसको कोई TB या कोई और इश्यूज जो है उन्हें नज़र आ रहा है, क्लीनिनेस है, सैनिटेशन है, सेफ वाटर सप्लाई है, वो हर तरह से उनको जो है ना आगाही दे रही होती है। क्योंकि और उसके बाद अगर वो देखती है कि उस घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको वो रेफ़र करती है अपनी मुतलका कंसर्न नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी पे, जहाँ पे हमारी लेडी हेल्थ विजिटर, और वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हमारे लेडी डॉक्टर्स भी हैं, जैसे रूरल सेंटर हमारे हैं वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स भी हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम गायनाकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे जो है ना स्पेशलिस्ट जो है ना वो अपॉइंट करने जा रहे हैं। सही। तो वहाँ पे उनको जो है वो प्रॉपर चेकअप उनका एंटीनेटल होता है और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, और ये सारा सिस्टम जो है चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर है और उनके ऊपर हमारे सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने जो है ना उनकी मतलब एक यूनियन काउंसिल है उसमें 20 लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही हैं। अगर 30 से 35 हज़ार की आबादी है तो
उसको सुपरवाइज करने के लिए डेली बेसिस पे एक मतलब सुपरवाइजर जो है ना डेप्यूटेड है, वो उनको जो है ना उनकी एक्टिविटीज़ को जो है ना वहाँ पे सुपरवाइज कर रही होती है। तो वहाँ से पेशेंट रिगार्डिंग कोई ANC का है चाहे डिलीवरी का है, उसमें जो है ना कोई बच्चा अंडर 5 चिल्ड्रन कोई मिरासमिक है उसका, या कोई डायरिया है उसमें, या कोई निमोनिया है, कोई भी उसका इशू है, कोई बुजुर्ग है उसको कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको TB ना हो, तो उनको वो मुतलका सेंटर पे वहाँ डॉक्टर उन्हें चेक करता है और उन्हें जो है ना आगे ट्रीटमेंट जो है ना फिर वो कंटिन्यूटी में रहती है। तो ये हमारा जो हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है बेसिकली ये हमारा वो एक कह लें सासा है, जिसकी वजह से हम हर मेथड हर मैसेज जो है, चाहे वो कोरोना है, डेंगू आपने देखा होगा, पोलियो है, तो हमारी टीमें जो है ना घर घर जाकर जो है ना वो जो है ना ये मैसेज देती हैं। वहाँ पे जो है ना इस तरह जैसे ये ब्रोशर आपके पास अभी हमारा जो न्यूट्रिशन वीक चल रहा है वो भी इसी तरह हमारा जो है ना एक साल में एक दफ़ा जो है ना हम न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। उसका मकसद सिर्फ होता है कि हम अपनी उन आबादी में एक मुहिम की शक्ल में जो है ना वो टीमें भेजते हैं और उस टीम की सुपरविजन भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी होती है और उसमें जो है ना वो लोग अंडर 5 चिल्ड्रन को भी देख रहे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को भी देख रहे होते हैं, उनकी वैक्सीनेशन स्टेटस है, उनकी जो है ना कोई डाइट का इशू है, मदर फीड के हवाले से उनको अवेयरनेस दे रहे होते हैं। इसी तरह जो है ना अगर बड़ा बच्चा है तो उसमें उनकी जो हैबिट्स हैं उसके हवाले से भी हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनकी डाइट के हवाले से भी जो है ना उनकी काउंसलिंग हो रही होती है। माँ है तो उसकी अगर वो महसूस करते हैं कि एनीमिक है उसको रेफ़र करते हैं, उनकी जो डाइटरी शेड्यूल जो उनका होना चाहिए अप टू दी मार्क हेल्थ के हवाले से वो उनको जो है ना गाइडलाइन दी जाती हैं। और इन लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम गाहे बगाहे जो है ना हम उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी जो है ना न्यूट्रिशन मैनुअल पे ट्रेनिंग, उनकी जो है ना अर्ली चाइल्डहुड जैसे ये भी हमारा 1000 डेज वाला है, इनकी हमने ट्रेनिंग उनको दी है। तो वो फील्ड में एक मैसेज लेके जाते हैं। सही। तो उस मैसेज को जो है ना हर घर तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा स्लोगन था ब्रेस्ट फीडिंग वीक में कि माँ का दूध गिज़ा भी, शिफा भी और हुक्म इलाही भी। तो ये एक स्लोगन की तरह जो है ना जब वो मैसेज डिलीवर होता है तो उससे मोटिवेशन जो है ना वो बढ़ती है। इसी तरह हमारा ये जो अपना 1000 डेज का है, इसमें जो है ना कि फ्रॉम द डे 1 हमल जो है ना शुरू होता है तो वहाँ से 2 साल तक के बच्चे का 1000 डेज बनते हैं। तो उन 1000 डेज में अगर बच्चे की माँ की प्रॉपर केयर की जाएगी तो उसमें जो ग्रोथ है उसमें अच्छी होगी, सेहतमंद माँ होगी, सेहतमंद बच्चा होगा। और उसमें जो है ना आगे जो है ना उसकी ग्रो हर तरह से उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसकी बेहतर होगी। सही। इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिए 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं सब्ज़ धनिया पर। आपको पता है कि ये कल जैसे कि हमने बात की थी पुदीने पर और सब्ज़ धनिया पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी मज़ेदार होती हैं। स्पेशली हम देखते हैं सलाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चटनी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हमारी सब्जियों में स्पेशली हम घर का सालन बनाते हैं तो वो सब्ज़ धनिया के बगैर जो है वो हमेशा अधूरा रहता है। हमेशा जब भी देखते हैं आप घर में जो है हमारी माएँ खाना बनाती हैं और उसके बाद हरा धनिया का जो है ना ऊपर लाजमी उसको सजाया जाता है, स्पेशली कि खाने की एक तो साथ साथ ग़िज़ाइयत में भी इजाफा होता है और साथ साथ उसकी जो आप उसको बनाओ सिंगार करते हैं खाने का स्पेशली पेश करने का जो एक तरीका होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है तो इसमें विटामिन जो हैं वो पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई और इसके साथ साथ फास्फोरस इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम है इसमें और इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करूँ कि इसके साथ जो है आप कौन सी बीमारी से आप जो है लड़ सकते हैं तो इसमें एक तो जो बड़ी आंतों के मसाइल होते हैं उसमें ये आपको जो है महफूज रखता है और इसके साथ साथ जो है जिस तरह आपको क्या आती है मतली होती है, वॉमिटिंग जिसको हम कहते हैं कि वो फील होती है तो उससे भी ये आपको बचाता है। अगर इसका हम कहवा जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि सब्ज़ कहवा बनाकर पीना चाहिए, धनिया और इसके साथ साथ पुदीना के पत्ते और सौंफ, इनका जब आप कहवा बनाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है और स्पेशली आपके स्टमक के लिए भी बहुत है।
और इसके साथ साथ जो चटनी भी हम हमेशा बात करते हैं कि सब्ज धनिया और हरी मिर्च और उसके साथ साथ पुदीना और इसके साथ अगर आप लहसुन का भी अगर उसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं तो एक मजेदार चटनी आप घर में तैयार कर सकते हैं जो कि आपके खानों के लिए के साथ जो है उसका जायका बढ़ाती है, मजेदार करती है और साथ साथ आपके हाजमे को स्पेशली जो है वो बहुत फिट रखती है। और इसके साथ साथ जिस तरह बहुत सारे लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, गैस के हवाले से बहुत ज्यादा मसला होता है, शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो उस हवाले से हरा धनिया जो है वो आपको बहुत सारी इन चीजों से बचाता भी है और आपको एक हेल्दी रखता है। स्पेशली अगर हम इनका इस तरीके से, कुछ लोग होते हैं इनके जूसेस वगैरह भी बनाकर पीते हैं, तो जितनी चीजें आप हेल्दी और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आएंगे उतना ही आप अपनी अच्छी सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। और साथ साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि हर चीज जो है वो उसमें अच्छी लगती है कि आपने क्वांटिटी में अगर आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगी और आपके लिए अच्छी भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अच्छी खुराक खाएं, अच्छे सेहतमंद रहें। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि माँ और बच्चे की जो सेहत है, उसकी जो ग़िज़ाइयत है, उसका कैसे ख्याल रखा जाए, तो ये चीज़ें जो है आपको बड़ा, माँ के लिए भी बड़ी इफेक्टिव है। जिस तरह हम कहते हैं आयरन की कमी रहती है हमेशा माँ को, स्पेशली प्रेगनेंसी में, तो उसमें ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? इसमें जो ना आपने मारूंगा कि जो ग़िज़ाइयत के हवाले से माँ को जो है ना मसलन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स हम देते हैं, लेकिन उसमें अगर उसकी ग़िज़ा जो है ना बहुत अच्छी है तो उसकी जो है ना लेवल जो है वो बेहतर रहता है, तो उससे ग्रोथ जो बच्चे की है जो है वो प्राप्त हो रही होती है। तो ये हो गई जी आज हेल्थ की टिप की हमने कहा आप लाजमी आपसे शेयर करें। अच्छा जी, इसके साथ अली हमसे ये भी जानते हैं, अली एक तो हम जिस तरह देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम कम वक्त में जो है वो फौरन फेमस हो जाएं, तो इस तरह आप हो सकते हैं कि जिस तरह भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आजकल यूट्यूब हो गया, बहुत से लोग इस तरह कर रहे हैं कि जो नए यूजर्स हैं ना, हाँ, उनको वो कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम आपका ना, आप हमें पे करें और हम आपके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ऐसे ग्रो कर देंगे ना कुछ दिनों में ही, कुछ दिन में बस वो कहते हैं कि आप हमें पैसे दें, आपका वॉच टाइम, आपका आपके सब्सक्राइबर्स आपके सब कंप्लीट कर देंगे और आपको जो है ना पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं यूजर, और मुझे भी बहुत से लोगों ने ऐसे कहा था और अब तक कहते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले भी एक लड़के ने कहा है कि आप जो है ना अपना चैनल मोनिटाइज करवा लें और आप जब वीडियो नहीं डालेंगे तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो वो हमें सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम देंगे ना, वो सारे डेड सब्सक्राइबर्स होंगे। वो ये होगा, वो अपने कंप्यूटर से सब सही करेंगे, लेकिन जब हम नई वीडियो पोस्ट करेंगे ना, तो वो जो सब्सक्राइबर्स वो हमें देंगे ना, उससे तो हमें व्यूज मिलेगा नहीं। और जब व्यू नहीं मिलेगा, यूट्यूब को लगेगा कि यार इसका कंटेंट एक तो अच्छा नहीं है, शायद इस वजह से इसके सब्सक्राइबर्स की वीडियो नहीं देख रहे। और जब हमारी वीडियो, जब हमारे सब्सक्राइबर्स देखेंगे नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं करेगा किसी को, और फिर वो चैनल इस तरह डेड चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही। अच्छा, मुझे भी अक्सर, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, तो उस हवाले से मुझे भी काफी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आप अपना जो है वो पेज मोनेटाइज कर लें, आप इतने फॉलोअर्स बढ़ा लें। फॉलोअर खुद ही बढ़ जाएंगे, अगर बढ़ने होंगे तो आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल मैं इसलिए भी खुश हूँ ना, मुझे ना कभी भी ये हेडेक नहीं होता कि मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। मुझे बस फोकस है मुझे अपने कंटेंट पे, बस। ठीक है। अगर एक तो मेरे किस तरह की इंटरटेनमेंट पे तुम्हारा फोकस है? किस तरह तुम लोग व्यूअर्स को एंटरटेन करते हो? व्यूअर्स को एंटरटेन इस तरह करता हूँ कि अब जैसे मैं कहीं पे, जैसे भी मैं ना 2 वीक्स पहले इधर मुल्तान आया था, मैंने पूरा मुल्तान कवर करके गया हूँ। मैं यहाँ पे, कहाँ से हो? मैं नहीं, पहले मैं इधर मुल्तान 4 साल रह के गया हूँ, यहाँ यहीं पे इधर हैदरलाइन में, और फिर हम शिफ्ट हो गए थे गुजरात। हम बेसिकली गुजरात से हैं। अच्छा। तो अभी मैं सुबह मुल्तान पहुंचा, गुजरात से। हाँ, अच्छा, गुजरात से आए हो स्पेशली? वाह वाह, क्या बात है। बट मैं यहाँ पे ना किसी और काम के लिए आया था, तो ये प्लस पॉइंट था ये। अच्छा, ये प्लस पॉइंट था कि यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी काम कर रहे हो, फिर मुल्तान के हवाले से आपने ज्यादा काम किया? हाँ जी, मुल्तान यहाँ से सारा कवर करके गया था। और अब इंटरटेनमेंट इस तरह करनी है कि अब जो भी मैंने, जैसे भी मैंने किले का ब्लॉग बनाया, तो वहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन किले के बारे में, और साथ में वहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी, वहाँ तो इंटरटेनमेंट नहीं होगी। जैसे अभी BZU में गया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंटरटेनमेंट हो सकती है कुछ। जैसे BZU है, मैं कहूँगा कि BZU एक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, हालांकि सबको पता है, मैं कहूँगा ये बात किसी को बतानी नहीं है, BZU एक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है।
तो इस तरह की बहुत सी इंटरटेनमेंट होती है। फिर जब सारा ब्लॉग बन जाता है फिर घर जाके पूरी स्टोरी टेलिंग सोचता हूँ कि अब इसको दिखाना कैसे है मैंने। फिर प्रॉपर घर जाके एडिटिंग सोचता हूँ कि मैंने किस तरह से इफेक्ट्स लगाने हैं, कैसे से VFX करना है, तो वो काफी हेडेक है वो वाला भी। तो फिर क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है, स्टडीज क्या कर रहे हो? स्टडी में BScs कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मार्गदार सिटी कैंपस से। ठीक है। और अभी 2 वीक्स हो गया हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो स्टडी में तो यही है प्रोग्रामिंग के बारे में और आगे वेब डेवलपमेंट के बारे में है मेरा फोकस। मैंने यूट्यूब से काफी सीखा हुआ है। ठीक है। तो मैं पहले से सीख लेता हूँ, जैसे ये एडिटिंग यूट्यूब के बारे में सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। ठीक है, यूट्यूब से ही सीख के तुमने यूट्यूब से ही अप्लाई कर दी। चलो ये भी एक फायदा है ना। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से भी वीडियोस डाली हुई हैं ताकि लोग जो हैं वो अपनी चीजों को बेहतर कर सकें। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सी हम जो है ना चीजें सीख सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से, इंटरटेनमेंट तो वैसे ही होती है, और गूगल से, यूट्यूब से आप सब कुछ सीख सकते हैं। आपको कोई कहीं पे भी इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं होती। सही। तो अभी अच्छा भाई, क्या आप अभी इसी पे ही आगे फोकस करोगे या कुछ और सोचा हुआ है, कुछ और गोल्स हैं? है मेरा है क्या है? एक्टिंग का है मेरा। एक्टिंग का है? अच्छा, मतलब मुझे ना बहुत से ऑफर्स भी आए हुए हैं। अच्छा। कराची से इवन के कुछ लिंक्स हैं मेरे, कुछ राइटर्स, कुछ डायरेक्टर्स के। उन्होंने मुझे कहा था आप आए, आपको हम ड्रामे में कास्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ना ये बातें भी मैंने कहीं भी शेयर नहीं की थी तक। ये से कहीं शेयर नहीं की, आज ये रोही टीवी पर जो है वो सही सब बताएगा। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप जो है ना, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दी। उन्होंने कहा कि आपने ना इसको वे ऑफ डिलीवरी करें, आप कैसे करते हैं। और मैंने जब किया और फुल वीडियो मैंने सेटअप करके बनाई तो उन्होंने कहा कि परफेक्ट है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप आएँ, और अभी उनका PTV होम पे भी ड्रामा चल रहा है और हम पे भी चल रहा है। और उन्होंने कहा कि आप आएँ और आप जो है ना अच्छा जो है ना आप कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं। लो जी, यानी हमजा के लिए राहें खुल गई हैं, इनको ऑफर्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। रोही टीवी पे आज ये अपने आप को जो है एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। हाँ चले, अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि माँ और बच्चे की सेहत का और ग़िज़ाइयत का, आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ क्या क्या मसाइल हैं माँ और बच्चे के? देखिए यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें सबसे पहला जो इशू है वो तो माँ को अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या क्या चीजें आपको जरूरी हैं आपके बच्चे की हेल्थ के लिए? तो उसके लिए हम सबसे पहले मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारा जो हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है, हमारी जो हेल्थ वर्कर है वो उसके पास बाकायदा अपने इलाके की तमाम प्रेग्नेंट लेडीज की लिस्ट होती है, तमाम लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनकी लिस्ट होती है, तमाम अंडर 5 चिल्ड्रन। वो एक उनका एक खानदान रजिस्टर होता है जिसमें वो उसकी एंट्री करते हैं। सही। उसमें अपनी उसकी 1300 से 1500 की आबादी को वो रजिस्टर किया होता है। उन्हें पता होता है कि इस घर में कितने अफराद हैं और किस एज ग्रुप के हैं। अगर प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल तो उसको हमने कैसे लेके चलना है, उसको गाय बगाए उसने विजिट करके जो है ना उसे गाइडलाइन देनी है। अगर वो समझती है कि माँ अनीमिक है या उसको कोई इशू आ रहा है तो वो हेल्थ फैसिलिटी पे रेफर होता है। इसी तरह अगर ये हमारा कोई बच्चा है तो उसको इसी तरह जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो रेफर भी करती है, और खुद से भी उनको हमने यहाँ तक ट्रेन किया हुआ है। कुछ मेडिसिन हम उनको भी दे देते हैं, जैसे आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स हैं। जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर मिशकोट हैं। जी डॉक्टर शेख मिशकात डेरा इस्माइल खान से मैडम। अच्छा, डेरा इस्माइल खान से हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में अपने गेस्ट को भी सलाम पेश करूंगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी एज मतलब डॉक्टर मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त है मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है। जी मैडम, असल में जो आपने लंबे का प्रोग्राम है ज़बरदस्त है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो आपने अभी हर्बल मेडिसिन और डायबिटिक के बारे में जो सेगमेंट चलाया है ना मैडम, कौन सा कह रहे हैं? ये जो आपने शुगर और धनिया के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में चलाया है ना। जी 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 इसमें ये है कि मतलब मैं भी अपने गेस्ट की मौजूदगी में कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे पास एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन है ना। तो हमारे पास अक्सर ये होता है कि पेशेंट ये चाहते हैं कि सिर्फ हम एलोपैथिक
बेसिक मतलब जो हमारी टेबलेट्स वगैरह हैं मुझे भी यूज करनी है, लेकिन ये जो हर्बल मेडिसिन हैं जी मतलब आप बता रहे थे या हम बहुत कुछ दिया है, इनसे हम पेशेंट्स को काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं ना। ठीक है, आप हर्बल मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना, इस हवाले से आप कहना चाह रहे हैं कि वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन, इससे मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, बात हो रही थी हमारी माँ और बच्चे की सेहत, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि इसमें हमारा डिपार्टमेंट जो है वो 24/7 सर्विसेज जो है ना दे रहा है। उस 24/7 सर्विसेज में सबसे जो एक प्रॉब्लम आता है पेरिफेरी पे, वो कन्वेंस का आता है। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है उसने फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज जो है ना वो पूरे पंजाब में शुरू की हुई है। मुल्तान में हमारे पास 16 एम्बुलेंसेज जो है ना वो हेल्पलाइन नंबर है 1034 के रेफरेंस से। तो उसमें कोई लेडी हेल्थ वर्कर अपना पेशेंट जो उस इलाके में है या कोई अटेंडेंट भी अगर 1034 पे कॉल करता है कि हमारा पेशेंट जो है वो उसका ये मसला है, तो मुतलका हेल्थ फैसिलिटी तक वहाँ से वो उसे घर से लेके वहाँ पहुँचाता है। ठीक है। और अगर कोई खुदा न खास्ता वहाँ लेडी हेल्थ विजिटर बैठी हुई है, उसने चेक किया है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो कि प्राइमरी सेंटर पे डिलीवर करना जो है मुश्किल है या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उसी एम्बुलेंस से वो जो है DHQ या THQ जो नियर बाई जो है, जैसे फातिमा जना हमारे शबाशी हॉस्पिटल के साथ है, बिस्तर है, इस तरह शुजाबाद में हमारा THQ है, जलालपुर में हमारा THQ, तो वहाँ पे उस एम्बुलेंस के ज़रिए फ्री सर्विसेज उन्हें अवेलेबल है। तो ये बेसिकली जो है ना पूरा एक नेटवर्क है हमारा जो इस हेल्थ डिपार्टमेंट में IRMNCH की अंडर जो है ना वो चल रहा है। अच्छा, ये तो आपने उसकी सर्विसेज के हवाले से हमें काफ़ी डिटेल में बता दिया। जो मैं बात कर रही थी कि एक्चुअली हमें न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कैसे करना है और माँ को पता हो कि बच्चे की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, क्या ग़िज़ाएं खानी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं आपके वजह से यहाँ ये मैसेज देना चाहूँगा माओं को कि वो अपनी खुराक जब हमला है तो अपनी खुराक रखें, उसमें गोश्त, अंडा, मछली, फल, सैलड, ये सारी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब तक फॉलोअप नहीं होगा उसमें ग्रोथ जो है हम उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं कि माँ की जो ग्रोथ है ना, बच्चे की जो ग्रोथ है वो बाई एज कि 2 माह का है, 6 माह का है, 8 माह का है, वो जब उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है उसकी ग्रोथ का हमें चीज़ें बेहतर जो है ना महसूस हो रही होती हैं कि इसकी ग्रोथ ठीक चल रही है। तो जब तक प्रॉपर चेकअप नहीं होगा, प्रॉपर हमें कंसल्टेशन नहीं होगी, तो हमें बहुत सारे हाई रिस्क जो फैक्टर्स हैं वो डिटेक्ट नहीं होंगे। सबसे पहला जो हमारा एम है इन सारी सर्विसेज का, एंटीनेटल जो सर्विसेज हैं, टू डिटेक्ट द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हमें लेबल करना है कि कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो घर पे नहीं होना चाहिए, जिसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रेगनेंसी के साथ हाइपरटेंशन हो गई है या उसको डायबिटीज़ हो गई है या उसको कोई दमे की शिकायत है या ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसको साथ साथ लेके चलना है। तो वो कंसल्टेशन होगी तो उसमें हम उसको बता देंगे कि आपने जब भी डिलीवरी का टाइम आएगा तो आपने हॉस्पिटल में जाना है, घर पे आपने डिलीवरी नहीं करानी। ये हमारी बेसिक है जो हमारे कह रहे हैं कि मैटरनल डेथ रेट और इन्फेंट डेथ रेट जो है ना, जो कि हमारा मिलेनियम और सस्टेनेबिलिटी गोल जो हैं उनको भी हमने अचीव करने के लिए एक बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि हमारी जो माँ है वो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया का जो एक सर्वे है कि हर 1 घंटे बाद एक हमारी हामला खातून जो है वो ज़िंदगी के दौरान जो है ना किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी डेथ हो रही है, और हमें उसको जो है ना इम्प्रूव करना है बाय गिविंग दी सर्विसेज, बाय डिटेक्टिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इसी तरह जब बच्चा है उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो भी हमारा मोटो है कि उसको फ्रॉम डे 1 हम उसको जो है ना देखें, माँ सिर्फ और सिर्फ अपना दूध 6 माह तक पिलाए, एक्सक्लूसिवली कोई घुटी या कोई ऐसी चीज़ जो है ना इजाफी जो है ना देने की ज़रूरत नहीं है। और 6 माह के बाद उसको इजाफी खुराक देना भी बहुत ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है जैसे माँ का दूध।
क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है ना जब बढ़ रही होती है तो उसकी वीनिंग डाइट जो है, इजाफी खुराक जो है, उसको साथ शुरू करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ तो होते हैं कि हम बच्चों को पानी भी नहीं पिलाते, कोई जरूरी है बच्चों को पानी जो है? बिल्कुल नहीं है, 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध एक्सक्लूसिव, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक हमारा मोटो है कि जितनी जल्दी हो सके माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना है। हम उसको कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो माँ बच्चे को दूध पिलाए। जो पहला दूध होता है ये माँ का दूध जो है ये बच्चे के लिए एक हिफाजती बंद है। इसमें बाकायदा इम्यूनिटी जो है ना डेवलप होती है, बीमारियों से बचाता है उस बच्चे को, और उसकी जो है ग्रोथ जो है उसको बेहतर करता है, उसे इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिलीवर अच्छे होते हैं, सही होते हैं, बाद में जो है ना कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उससे जो है ना सेप्सिस में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना उसकी वजह से भी हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि उनकी डेथ जो है ना हो रही होती है। ये बेसिकली हमें माँ बच्चा सेहत में जो केयर है फैमिली वाल जो है उसमें सिर्फ माँ और माँ ने केयर नहीं करनी, माँ की केयर के लिए भी जो फैमिली के अफराद हैं उसमें खामद है, उसमें दादी है, जो फैमिली के अफराद हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसकी केयर करें, उसे जो है ना मसलन सपोर्ट करें, उसको जो है अच्छी डाइट के जो है ना उसको इनकरेज करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बच्चों में भी जैसे कज़न्स होते हैं या छोटे बच्चे और दूसरे हैं तो वो जो है ना वहाँ भी माँ का बड़ा रोल है कि माँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को जो है ना अपना टाइम दे, उसका टाइम स्पेंड करे, कि उसकी डाइट जो है ना उसे खुद जो है ना फीड करवाएं। जब तक हम बच्चे को टाइम नहीं देंगे, उसको जो है ना वक्त नहीं देंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो ये जरूरी है कि माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। तो अपने इसी स्लोगन को लेके हमने ये न्यूट्रिशन वीक जो है ना हम हर साल मनाते हैं, और इसमें जो है ना पूरे मुल्तान में मुहिम की शक्ल में हमारी तकरीबन जो है अर्बन और रूरल हमारी जो मैंने बताया कि हमारी हेल्थ डब्ल्यूज LHW जो हैं वो कवर्ड एरिया हम उसको कहते हैं। ठीक है। वो तकरीबन जो है ना जो टोटल पॉपुलेशन है वो 34 लाख हमारी जो है ना ऐसी है जिसको हमने इस 1 हफ्ते में टच, जिसमें रूरल कवर्ड एरिया भी था, रूरल ऐसी जगह जहाँ पे अभी हेल्थ वर्कर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हमारी वही हेल्थ वर्कर जो है वो अपने उस यूनियन काउंसिल में अगर उनकी 40,000 आबादी है और 10,000 उसमें अनकवर्ड एरिया है, तो वो हमारी जो हेल्थ वर्कर वहाँ पे 20 काम कर रही हैं, 15 काम कर रही हैं, वही जो है ना उस आबादी को 2 दिन हमने टारगेट रखा था कि वो अनकवर्ड एरिया में जाएंगी, वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगी, चाहे वो अंडर 5 चिल्ड्रन है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग मदर है, इवन फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी हमारी काउंसलिंग और उसमें कम्युनिटीज़ जो है ना हम जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और फ्री सर्विसेज हमारी जो है ना वो ये सारी जो है ना A to Z है। ठीक है। तो इस हवाले से आपकी तमाम जितनी भी हैं जितनी सर्विसेज हैं, हमारा मैसेज है कि लोग इसको जो है ना मसलन अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन सर्विसेज से जो है ना इस्तेफादा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अलीहमदा, कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहो हमारे व्यूवर्स को? मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अर्निंग की वजह से मत करिएगा, क्योंकि आप अगर अर्निंग की वजह से करेंगे ना तो आप एक ना एक दिन क्विट कर देंगे। तो अगर आपने चैनल स्टार्ट करना है तो आप अपने पैशन को लेके स्टार्ट करें, फिर आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे मैं 2019 में इधर था और अब फिर इधर ही हूँ। बहुत ऊपर चले गए हो। इधर ही अभी भी इधर ही हो। ठीक है, मतलब वहाँ जाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बगैर नहीं जा सकते। स्ट्रगल बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो ना उसके लिए शॉर्टकट कभी भी नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप कहते हैं ना शॉर्टकट हो तो आप अगर आप एस्टिमेट लगाएं कि आपकी जो लाइफ है ना वो 60 इयर्स है, तो अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो 4 to 5 इयर्स आप लर्न करें किसी भी फील्ड के बारे में। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हैं, इवन कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप 4 to 5 इयर्स उसको सीखें, ग्रिप हासिल करें स्किल्स पे, और ये शॉर्टकट है 60 से 4 to 5 इयर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हमने आपसे इजाजत लेनी है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।